हेलो एवरीवन। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर समावेशी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है हमारा, बालकों में विविधताओं के क्या लक्षण हैं और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के मुद्दे तथा समस्याएं क्या हैं। तो बालक विकास के अनुसार बालक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। और विशिष्टता के क्रम में हमारे प्रखर बुद्धि वाले बालकों से लेकर मानसिक रूप से सक्षम बालक होते हैं। मतलब जो हमारा जो विशिष्टता के क्रम है, जो हमारे जो विशिष्ट बालक होते हैं, उन बालकों से लेकर जिन्हें पढ़ने लिखने में असुविधा होती है या इन्हें बोलने में भी असुविधा होती है, उन बालकों से लेकर हमारे हाई आईक्यू लेवल तक के बालक आते हैं। तो विविधता वाले बालकों के संदर्भ में हमारी जो डेफिनेशंस हैं, उसमें हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है कि विशिष्ट बालक वह है जो अंतः व्यक्तिगत यानी कि इंट्रा इंडिविजुअल भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से अंतर व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो विशिष्ट बालक है, इस परिभाषा के अनुसार उस बालक के अंतर ही अंतः व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब वो अलग अलग सिचुएशन में उस बालक के आप अलग अलग व्यवहार हम देखते हैं और उसी बालक का अन्य सामान्य बालकों से भी हम उस व्यवहार को अलग देखते हैं। और दूसरी जो परिभाषा है हमारी वो है विशिष्ट बालक वह है जो उन बालकों से जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक गुणों में औसत हैं उनसे भिन्न है। दूसरी हमारी डेफिनेशन है क्रो एवं क्रो 1948 के अनुसार कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे लक्षण या उस लक्षण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है, जबकि लक्षण को सामान्य रूप से रखने से प्रत्यय की सीमा इतनी अधिक होती है कि उसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान प्राप्त करता है और उससे उसकी व्यवहार की अनुक्रियाएं और क्रियाएं प्रभावित होती हैं। दूसरा हमारी डेफिनेशन है सैमुअल ए क्रिक 1972 के अनुसार। तो विशिष्ट बालक वह बालक है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक विशेषताओं से भिन्न होते हैं और उनके गुणों को अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करना पड़ता है। तो जो हमारी जो डेफिनेशंस जो दी गई हैं वो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, चाहे वो क्रो एवं क्रो हो या सैमुअल क्रिक हो और भी अदर वैज्ञानिक हो, वो लगभग एक ही तरह की डेफिनेशंस हैं, बहुत ही कम उनमें आपको अंतर दिखाई देगा। तो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है विविधता भरे बालकों के लक्षण एवं प्रकार। तो मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट या असाधारण बालकों के कई प्रकार बताए हैं। हैवार्ड तथा लेंस्की यानी कि 1980 के अनुसार उन्होंने विशिष्ट बालक के 9 प्रकार बताए हैं और जो हम रिली एवं लेविस थे उन्होंने इन बालकों को, जो विशिष्ट बालक हैं, उनको 6 भागों में बांटा है। तो बाकी सबको ध्यान में रखते हुए जो हम विशिष्ट बालकों का जो वर्गीकरण जो है वो हम इस प्रकार से करते हैं। पहला जो हमारा वर्गीकरण है वो है हमारा बौद्धिक दृष्टि से। उसमें जो हमारा जो वर्गीकरण है पहला है हमारा सृजनशील, दूसरा है हमारे प्रतिभाशाली बालक, तीसरे हमारे अधिगम असमर्थ और चौथे हमारे मंदबुद्धि बालक। दूसरा हमारा शारीरिक दृष्टि से, पहले हमारे पूर्ण प्रकार से अंधे बालक, श्रवण दोष से ग्रसित, वाणी दोष से ग्रसित और शारीरिक दोष से ग्रसित। तीसरा जो हम विशिष्ट बालक को जो हम कैटेगराइज करते हैं वो है सामाजिक दृष्टि से, वो है हमारे बाल अपराधी और समस्यात्मक बालक। इसके आगे जो हमारा जो फर्स्ट जो हमारा जो वर्गीकरण है, जो हम बौद्धिक दृष्टि से जो हमारे विविधता भरे बालकों के लक्षण हैं, उनमें क्या है कि बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षणों के द्वारा की जाती है। यानी कि उनके आईक्यू टेस्ट के द्वारा हम ये जानते हैं कि वो बालक किस विशिष्ट बालक जो है वो मंदबुद्धि बालक है या बहुत ही तेज बालक है, प्रतिभावान बालक है, सृजनात्मक बालक है या औसत बुद्धि का बालक है। तो जो हमारे जो परीक्षण हैं उनके अनुसार जो हमारा जो आईक्यू है, जो इंटेलिजेंट क्वोशेंट है, अगर वो किसी बालक का आईक्यू 90 से 110 तक की बुद्धि लब्धि है
तो उन बालकों को हम सामान्य श्रेणी में रखते हैं। और उसके बाद अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है तो उनको हम सृजनशील और प्रतिभावान की दृष्टि में रखते हैं। दूसरा, 90 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले बालक जितने भी हैं वो हमारे पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। इसके आगे जो प्रतिभाशाली बालकों की जो डेफिनेशंस है उसके अनुसार कि प्रतिभाशाली बालकों में बौद्धिक योग्यता तथा सामाजिक समायोजन की योग्यता सामान्य बालकों से अधिक होती है। यानी कि ये जो बालक होते हैं वो जो हमारे सामान्य बालक हैं उनसे अधिक उनमें बुद्धि होती है। ये जो बालक है प्राय समाज सुधारक, वैज्ञानिक, इंजीनियर या डॉक्टर इत्यादि होते हैं। दूसरा है हमारे सृजनशील जो बालक होते हैं वो किस तरीके के बालक होते हैं। तो सृजन का जो साधारण हमारा जो अर्थ है वो है पैदा करना या बनाना, यानी कि क्रिएट करना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर है, वकील है या कवि है, लेखक है, वही सृजनशील है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही अनपढ़ है लेकिन उसका जो काम है और उस काम को करने का वो अगर अपने तरीके से एक नया ढंग ढूंढता है तो उस व्यक्ति को भी हम सृजनशील व्यक्ति कहेंगे। फिर हमारे आते हैं अधिगम असमर्थ, यानी कि लर्निंग डिसेबल्ड। तो जो लर्निंग डिसेबल्ड जो हमारे बालक होते हैं, इनके जब हम बुद्धि परीक्षण होता है तो इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो हमारी 75 से 90 तक होती है। तो इन बालकों के जो माता पिता होते हैं उनको इन बालकों को विशेष ध्यान देना चाहिए और उनकी बालकों पर उनके कार्य करने की गति पर नज़र रखनी चाहिए, ताकि अगर पहले से जब हमें ये पता लग जाता है कि जो बच्चा जो है वो अधिगम असमर्थ है, लर्निंग डिसेबल्ड है, तो इन बच्चों की शिक्षा पर हम शुरू से ध्यान दे सकते हैं। फिर हमारे आते हैं मंद बुद्धि, यानी कि मेंटली रिटार्डेड बालक। तो जो इन बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है ये 75 से भी कम होती है और इनको हम मानसिक विकलांग या मानसिक मंदन भी कहते हैं। तो जो अधिगम असमर्थ जो बालक होते हैं, ये जो बालक होते हैं ये केवल पढ़ने लिखने में असमर्थ होते हैं। बाकी जो उनके जो अपने जो कार्य हैं, चाहे खाना खाना है, बाकी जो भी अदर काम है, वो खुद करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो उनके जो अपने जो रेगुलर वर्क है उनको भी करने में उनको असुविधा होती है, चाहे वो खाना खाना हो, कपड़े पहनना हो, बाकी अपने जो भी कार्य होते हैं वो उन कार्यों को भी करने में असमर्थ होते हैं। तो बुद्धि लब्धि के अनुसार जो हमारे जो बालक हैं उस तरीके से हम बांटे गए हैं। पहला हमारा जो जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से भी कम होती है उनको हम जड़ बुद्धि कहते हैं, और जिनकी बुद्धि लब्धि 26 से 50 के बीच में होती है उनको हम मूढ़ बुद्धि कहते हैं, और जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 51 से 75 के बीच में होती है उनको हम मूर्ख बुद्धि कहते हैं। और ये जितने भी बालक हैं 25 से कम या 26 से 50 या 51 से 75 IQ वाले बालक, ये सारे बालक हमारे मंद बुद्धि बालक के अंतर्गत ही आते हैं। फिर हमारा आता है शारीरिक दृष्टि से विविधता वाले बालक। तो जो शारीरिक दृष्टि से विविधता वाले बालक हैं इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी पूर्णता या आंशिक रूप से अंधे बालक, यानी कि ब्लाइंड और पार्शियली ब्लाइंड। तो जो सामान्य बालक होते हैं उनकी जो विज़न जो होता है, जो उनकी जो विजन एक्यूटी होती है, उनकी वो किसी भी वस्तु को 200 फीट की दूरी से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और वही अगर कोई दृष्टिबाधित बालक है उसी वस्तु को वो केवल 20 फीट की दूरी से ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। और दृष्टिबाधित बालकों को उनकी देखने की शक्ति के आधार पर हम मोटे प्रिंट की किताबें या स्नेनल चार्ट या ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाते हैं। तो और जो पूर्णता या आंशिक रूप से अंधे जो बालक होते हैं, इन बालकों की जो विजन एक्यूटी होती है वो या तो वो 20/70 या 20/200 हम कहते हैं। 20/200 या लिखने से मतलब है कि जो सामान्य बालक जो है, जो जिस वस्तु को वो 200 फीट से जो स्पष्ट रूप से देख पा रहा है, वही जो पार्शली ब्लाइंड है या पार्शली ब्लाइंड ही समझो, ब्लाइंड तो नहीं देख सकता, जो पार्शली ब्लाइंड जो बच्चे हैं वो उस वस्तु को केवल 20 फीट की दूरी से ही देख पाते हैं। इसलिए ये जो इनकी जो विजन एक्यूटी है 20/200, 20/70, इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा हमारा है वाणी दोष, यानी कि स्पीच इम्पेयर्ड। ऐसे बालक जिनको
वाणी दोष होता है, और वाणी दोष में भी हमारी जो कैटेगरी है, पहली है हमारी उच्चारण दोष, ऐसे बालक जिन्हें प्रोनाउंसिएशन डिफेक्ट्स है। दूसरा हमारा है वाणी का प्रभाव। तीसरा हमारा है हकलाना। डी हमारा आवाज़ की समस्या, और ये हमारा अंगीय वाणी दोष। तो उसके बाद हमारे आते हैं श्रवण बाधित यानी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे। इन बच्चों में पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालकों को विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। जो बच्चे बिल्कुल सुन ही नहीं सकते हैं, उनके लिए हमें एक विशेष टीचर, जो ट्रेन टीचर होते हैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको अपॉइंट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चे आंशिक रूप से बहरे हैं तो उनके लिए हम हियरिंग एड यानी कि श्रवण यंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, और उन बालकों को हियरिंग एड प्रदान करके उनको हम सामान्य बालकों की कक्षा में आराम से पढ़ा सकते हैं। और ये जो बालक 90 से 100 डेसिबल तक जो इनकी जो हियरिंग जो क्षमता होती है, वो उनको हम पूर्ण बाधित बच्चे कहते हैं। पूर्ण बाधित यानी पूर्ण श्रवण बाधित बच्चे कहते हैं। फिर हमारा आता है शारीरिक दोष। तो शारीरिक दोष के अंदर हमारे किसी बच्चे में या क्या कहेंगे, अगर कोई बच्चा चलने में असमर्थ है, लिखने में असमर्थ है, ये सब हमारे शारीरिक दोष के अंदर ही आते हैं। तो विद्यालयों में जाने वाले बालकों में काफ़ी संख्या में ऐसे बालक होते हैं जो स्वयं विद्यालय नहीं जा सकते, और विद्यालय जाने में उनको भारी सहायता की आवश्यकता लेनी पड़ती है। उसके बाद हमारे जो बालक है वो है सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक यानी कि सोशली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो इस कैटेगरी में हमारे दो प्रकार के बालक होते हैं। फर्स्ट हमारे बाल अपराधी। बाल अपराधी यानी कि हम उस बालक को बर्ड के अनुसार हम उस बालक को अपराधी कहेंगे जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि प्रशासन को उसके विरुद्ध कोई ना कोई कार्यवाही करनी ही पड़ती है। बाल अपराधी का मतलब ये नहीं है कि छोटे मोटे जो बच्चे शैतानी करते हैं उससे मतलब नहीं है। वो बच्चे जो उस एज में, जो भारत में जो बाल अपराधी की जो एज है वो 8 से 18 वर्ष है। इस एज के जो बच्चे अगर इस तरह का क्राइम करते हैं, चाहे मर्डर हो, चोरी हो, इस तरह का क्राइम, ये सब हमारा बाल अपराध के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा है वो है हमारे समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक में इनकी कोई कैटेगरी नहीं होती है। इनका जो समस्यात्मक बालक से मतलब बालक के व्यवहार से है कि बालक के व्यवहार में ही समस्या है। अब इन बालकों में सृजनात्मक बालक भी आ सकते हैं, वो प्रतिभावान भी हो सकते हैं, या मंदबुद्धि भी हो सकते हैं, या कोई भी सामान्य श्रेणी का बालक समस्यात्मक होता है। और जैसा कि इसमें लिखा है कि समस्या का संबंध इनकी शिक्षा से कम इनके व्यवहार से अधिक होता है। उसके बाद हमारा आता है विशिष्ट बालकों के मुद्दे एवं समस्याएं। तो विशिष्ट बालकों के जो निम्नलिखित मुद्दे और समस्याएं हैं, पहला तो हमारे दृष्टिबाधित बालक। इनके जो मुद्दे और समस्याएं हैं वो ये हैं कि दृष्टिबाधित बालक दो प्रकार के होते हैं। या तो वो पूरी तरीके से ब्लाइंड होते हैं, पूर्ण रूप से अंधे होते हैं, या फिर वो होते हैं जो निम्न दृष्टि वाले होते हैं, जिनको दिखता तो है लेकिन पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है। तो पूर्ण अंधे बालक को हम ब्रेल लिपि से ही पढ़ा सकते हैं। जो बालक बिल्कुल देख ही नहीं पाते हैं तो उनके लिए केवल एक ही विधि है, वो है ब्रेल लिपि। उसके बाद अगर कोई बालक जिसके देख सकता है लेकिन उसकी आईसाइट ज़्यादा अच्छी नहीं है, उन बालकों की आवश्यकता के अनुसार कॉन्टैक्ट लेंस यानी कि चश्मा संस्पर्श लेंस आवर्धक का उपयोग करके पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हम जो हमारे दृष्टिबाधित बालक हैं उनको हम सुनाकर भी, उनको रिपीट कराकर भी चीज़ों को हम सिखाते हैं। उसके बाद हमारा आता है भाषा दोष से ग्रसित बालक। जो भाषा दोष से जो बालक ग्रसित होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या सामाजिक होती है। कि क्लास में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा बोलने में हकलाता है, या उसको बोलने में, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे उसका मजाक बना लेते हैं। मजाक की वजह से उसको और भी समस्या होती है समायोजन में। तो ऐसे बालकों के लिए क्या है कि इन बालकों का बिल्कुल भी कक्षा में मजाक ना बनाया जाए, और अभिभावक और अध्यापक को चाहिए कि इन बच्चों को अच्छी गाइडलाइन दें और बिल्कुल ही स्नेह देकर इन बालकों को
बोलने का प्रशिक्षण देना चाहिए। उसके बाद हमारे आते हैं श्रवण संबंधी दोष से ग्रसित बालकों की समस्याएं। वो बालक जिनको सुनने में समस्याएं हैं, उनमें ये भी दो तरह के होते हैं, या तो ये पूरी तरीके से सुन नहीं सकते, या आंशिक रूप से बहरे, या आंशिक रूप से ये सुन सकते हैं। तो पूर्ण बहरे बालकों के लिए अध्यापक को प्रदर्शन एवं क्रियात्मक कार्य का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि पूर्ण बहरे बालक जो होते हैं वो बिल्कुल सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए जो प्रदर्शन विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, और जो मोटर वर्क है, मतलब जो प्रैक्टिकल वर्क है, उसके द्वारा सिखाया जाना ज़्यादा सही रहता है बजाय उनको बोलने के। जबकि जो आंशिक रूप से बहरे हैं उनको हम हियरिंग एड देके आराम से उनको सामान्य बालकों के साथ भी पढ़ा सकते हैं। फिर हमारा आता है शारीरिक दोष से ग्रसित बालकों की समस्याएं। जो शारीरिक दोष से ग्रसित बालकों की जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर कोई बच्चा चलने में असमर्थ है तो वो जो विद्यालय में अगर केवल सीढ़ियाँ हैं तो वो चढ़ के नहीं जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम विद्यालयों में जो आज जो समावेशी शिक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं तो विद्यालयों में रैंप भी होनी चाहिए, जिससे इस तरीके के जो बालक हैं उनको चलने में या उनको अपने कार्य करने में किसी तरह की असुविधा ना हो, नीचे उतरने में या ऊपर चढ़ने में किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए विद्यालय में रैंप और आरामदायक फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अधिगम असमर्थ बालकों की समस्याएं। अधिगम असमर्थ बालकों की समस्याएं के अंतर्गत जो है उसमें हमारा है ये इसकी भी अलग अलग कैटेगरी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। फर्स्ट है हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब वो बच्चे जिनको पढ़ने में समस्या होती है, उनको हम इस कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सेकंड है हमारा डिस्ग्राफिया। इससे जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमारा आता है डिसकैलकुलिया। इससे जो बच्चे होते हैं उनको गणना करने में यानी मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमारा आता है डिस्प्रैक्सिया। इससे जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनको गति कौशल संबंधी यानी कि मोटर वर्क में, दौड़ने में या कोई भी कार्य, इस तरह के कार्य जिसमें क्या कहते हैं हम फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है, उन्हें इस तरह के कार्य करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जो हमारे जो अभी हमने पढ़े विशिष्ट बालकों की समस्याएं एवं मुद्दे, उनको अगर हम एक चार्ट के थ्रू दर्शाना चाहें तो उसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं कि फर्स्ट है हमारा दृष्टिबाधित बालक, दूसरे हमारे भाषा दोष से ग्रसित, तीसरे हमारे श्रवण संबंधी दोष से ग्रसित, फोर्थ हमारा शारीरिक दोष से ग्रसित और फिफ्थ हमारा अधिगम असमर्थ बालक।